नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 9 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। 9 सितंबर के करंट अफेयर्स के बाद 8 सितंबर वाले करंट अफेयर्स रिवाइज भी कराए हैं और उसके एंड में एक क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी का टॉपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली संविधान सभा को जो है मैंने आपको समझाया है, तो आप वीडियो मिस मत करें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो सबसे पहले हम करेंगे भारतीय संविधान की जो पृष्ठभूमि है, ठीक है, बनाने से पहले जो पृष्ठभूमि थी वो आपको बता देता हूं। जैसे कि 1934 में M.N. रॉय ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा था। उसके बाद 1935 में कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक मांग के रूप में इसे उठाया। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने इसे स्वीकार कर लिया। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव कराए गए। इस सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अर्थात प्रांतीय सभाओं के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत की विधि द्वारा किया जाता था। मतलब कि इनडायरेक्ट चुनाव होते थे और जो पॉपुलेशन के हिसाब से रेशो में उनकी सीट डिसाइड होती थी। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि संविधान सभा के जो चुनाव है वो डायरेक्ट चुनाव थे या इनडायरेक्ट चुनाव थे, तो वो इनडायरेक्ट चुनाव थे। उसके बाद स्वतंत्र भारत के लिए संविधान लिखने के उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का उद्देश्य क्या था कि जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। तो ये थी पृष्ठभूमि। उसके बाद उसकी संरचना कैसी थी, कितने लोग थे, कौन किस पोस्ट पे था। तो प्रारंभ में सदस्यों की संख्या थी 389। 389 विभाजन के बाद कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए और संख्या घटकर रह गई 299। इसमें से 229 थे ब्रिटिश प्रांतों से और 70 थे रियासतों से। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है फिर स्थायी जो है अध्यक्ष चुने गए सबसे पहले। और हरिंदर कुमार मुखर्जी, H.C. मुखर्जी आपने कई बार शॉर्ट फॉर्म में सुना होगा, इसके उपाध्यक्ष बने थे। B.N. राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे। तो ये थी संविधान सभा की संरचना। अब उसके मुख्य पॉइंट जो है उसकी कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूं। पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और इस पर कुल खर्चा हुआ 64 लाख रुपए। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। ये भी आप याद रखें, ये फैक्ट कई बार पूछा जाता है। जो अंतिम दस्तावेज था उसमें 22 भाग थे, 395 लेख मतलब आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? कुल 11 बैठकें हुई थी, ये भी मैंने यहाँ लिखा है। अंतिम सत्र जो है 14 से 26 नवंबर 1949 के दौरान आयोजित किया गया था। संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित और अपनाया गया था। तो ये थे उसके संविधान सभा के मुख्य फैक्ट्स। अब मैं आपको बता देता हूं जो समितियां बनी थी। टोटल 8 समितियां बनी थी। कौन किस समिति के हेड थे ये भी आपको बता देता हूं। प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्टिंग समिति, उसके हेड थे आप सभी जानते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। संघ संविधान समिति, इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति, इसके भी हेड थे जवाहरलाल नेहरू। उसके अलावा राज्य समिति के भी हेड जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति के नियम, इस समिति के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही। प्रांतीय संविधान समिति, इसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके अलावा जो 8वीं समिति थी उसमें मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति थी। इसके कुछ सब उप समितियां थी, उनके अलग अलग हेड थे, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मौलिक अधिकार की जो उप समिति थी उसके हेड थे आचार्य कृपलानी। अल्पसंख्यक की जो उप समिति थी उसके हेड थे H.C. मुखर्जी। और बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र असम के अलावा जो समिति थी उसके थे A.V. ठक्कर। और उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत क्षेत्र उप समिति के हेड थे गोपीनाथ बारदोली। तो ये पूरे फैक्ट्स जो है संविधान सभा से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी आप जो है नोट कर लें, आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत इससे मदद मिलेगी। अब हम करेंगे 9 सितंबर के करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर है जटायु क्रूज हाल ही में किस नदी में लॉन्च किया गया था? तो जटायु क्रूज जो है, जटायु क्रूज वाज रिसेंटली लॉन्च इन विच रिवर? ये लॉन्च किया गया है अयोध्या में सरयू नदी के अंदर।
काशी के बाद काशी, पहले काशी में क्रूज एक बार लॉन्च हो चुका है, अब जो है सरयू नदी अयोध्या में, अयोध्या के अंदर ये क्रूज लॉन्च हुआ है। और सरयू नदी में हुआ है, तो सरयू नदी के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। सरयू नदी को सरजू भी बोलते हैं, सरजू जिसे सरयू भी कहा जाता है, भारत के उत्तराखंड राज्य के मध्य कुमाऊं क्षेत्र में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। सरमूल से निकलकर सरमूल से निकलती है ये सरजू जो है, पंचेश्वर में महाकाली से मिलने से पहले कपकोट, बागेश्वर और सेरा घाट शहरों से होकर बहती है। सरजू जो है शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इससे आपको दो तीन फैक्ट आपको पता लगे, जैसे सरयू जो है उसको सरजू भी कहते हैं, उत्तराखंड के वो सरमूल से निकलती है, महाकाली में मिलती है, और वो शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तीन चार फैक्ट है, आप सारे के सारे नोट कर लें। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट, राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और राज्य का दर्जा मिला उत्तर प्रदेश को 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन 2 है, उमियम झील कहां स्थित है? वेयर इज उमियम झील लोकेटेड? तो उमियम लेक लोकेटेड, तो उमियम झील जो है ये आपकी मेघालय में है, ये अभी चर्चा में आई इसलिए इसको करंट अफेयर में डाला गया है। इसको जो है साफ करने के लिए मेघालय गवर्नमेंट ने जो है एआई पावर्ड रोबोटिक बोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड एक रोबोटिक बोट का इस्तेमाल किया जाएगा, नाव का इस्तेमाल किया जाएगा इस नदी को साफ करने के लिए। तो मेघालय जो है नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, तो मैं आपको जो है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है उनकी लोकेशन, उनकी जो कैपिटल है वो आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि कई बार इसमें जो है विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टार्ट करते हैं सिक्किम से। सिक्किम की लोकेशन, उसका जो है कैपिटल है गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, लोकेशन भी आप देख लें। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मिजोरम की कैपिटल है इजवाल। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, और असम की कैपिटल है दिसपुर। तो इन सभी की लोकेशन और सभी की कैपिटल जो है आप एक बार ध्यान से जरूर देख लें। क्वेश्चन 3, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां होगा? वेयर विल बी स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? तो जो आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है उसी के साथ जो है उससे पहले स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, और जहां पे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है उसी देश में ये होता है। पिछली बार लंदन में हुआ था, क्योंकि वर्ल्ड कप भी लंदन में हुआ था, इस बार ये इंडिया में हो रहा है, तो इसका इस बार आयोजन होगा चेन्नई के अंदर। लंदन में जो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप हुआ था उसको इंडिया ने जीता था, और इस बार अभी ये होगा स्टार्ट। इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। इस बार भारत जो है स्ट्रीट टूर्नामेंट में एक नहीं बल्कि 8 टीमें उतारेंगी, और भाग लेने वाली टीमों के नाम यहाँ दिए गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जानने की जरूरी बात यह है कि इसका एक तो लास्ट जो एडिशन था वो इंडिया ने जीता था, और इस बार का जो एडिशन है वो आपका इंडिया के चेन्नई में हो रहा है। क्वेश्चन 4, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेटेड? फिजियोथेरेपी डे जो है आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार के फिजियोथेरेपी डे की थीम क्या है? प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये इसकी थीम है 2023 के वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की। क्वेश्चन 5, किस देश को दुनिया का सबसे अच्छा देश चुना गया है? विच कंट्री हैज बीन चूजन द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड? तो लगातार दूसरी बार स्विट्जरलैंड जो है दुनिया की बेस्ट कंट्री चुनी गई है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, कनाडा नंबर 2 पर, स्वीडन नंबर 3 पर। इंडिया का रैंक इसमें नंबर 30वें स्थान पर इंडिया है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, यूएसए जो है इस लिस्ट से टॉप 5 के अंदर है ही नहीं। तो स्विट्जरलैंड की लोकेशन आप जरूर देख लें, स्विट्जरलैंड इसका आंसर है। तो स्विट्जरलैंड की लोकेशन आप देख लीजिए, यूरोप का देश है, इसकी कैपिटल बर्न है। और जब भी आप मैप देखें उसके आसपास जो छोटे सी है वो आप जरूर देख लें, जैसे ये है मेडिटेरियन सी, इससे लेकर कई बार क्वेश्चन आता है, और इसके आसपास के देशों की लोकेशन भी आप जरूर देख लें। क्वेश्चन 6, भारत के मून मैन के रूप से लोकप्रिय किस व्यक्ति को एसएस इनोवेशन द्वारा अपना निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? Which person popularly known as Moon Man of India has been included by SS Innovation in its board of directors? तो मून मैन के नाम से जाने जाते हैं मलई स्वामी अन्नादुरई। मलई स्वामी अन्नादुरई को मून मैन के नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के ये डायरेक्टर रहे। इनकी इमेज में आपको दिखा देता हूं, ये है मलई स्वामी अन्नादुरई। इनके बारे में कुछ फैक्ट, ये जो है पद्म श्री भी इनको मिल चुका है 2016 में। डॉक्टर अन्नादुरई वाज बिस्टोर्ड विद द पद्म श्री अवार्ड 2016 फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। आप जानते हैं पद्म श्री जो है भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उसके बाद इनको जो है कर्नाटक सरकार ने राज्योत्सव
प्रशस्ति अवार्ड भी दिया था 2008 में। तो ये दो अवार्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट इनको मिले हुए हैं। ये इंडिया के मून मैन के नाम से जाने जाते हैं। ये सारे फैक्ट आप याद रखें। संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन सी बैठक सितंबर में हुई? विच मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हेल्ड इन सितंबर? तो अभी सितंबर के अंदर यूएनजीए की 78वीं मीटिंग हुई। इसके बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। प्रत्येक सितंबर में विश्व नेता और प्रतिनिधि हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इकट्ठा होते हैं। यूएनजीए का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। ये भी आप याद रखें। इस वर्ष जो है ये महासभा की जो है 78वां सत्र जो है 5 सितंबर से शुरू हुआ था। और इसका उच्च स्तरीय खंड जिसे औपचारिक रूप से सामान्य बहस के रूप से जाना जाता है 19 सितंबर को शुरू होगा। इसके अलावा इसके हेड कौन है, इसका हेडक्वार्टर, इसकी फॉर्मेशन ये आपको बता देता हूं। फॉर्मेशन 1945 में हुई। हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क के अंदर है और इसके हेड है कसाबा कोरोसी। क्वेश्चन 8, आईएनएस सुमेधा किस सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? आईएनएस सुमेधा विल टेक पार्ट इन विच मिलिट्री एक्सरसाइज? तो आईएनएस सुमेधा जो है ब्राइट स्टार 23 में भाग लेगा। ये जो है इंडिया भाग लेने जा रहा है इजिप्ट के अंदर मल्टीनेशन ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें इंडिया पहली बार भाग ले रहा है। सी कैट जो है सिंगापुर में हुई थी। जय तलवार इंडिया और यूएई के बीच में हुई थी। ये आप याद रख लें। और मैं आपको इजिप्ट की लोकेशन दिखा देता हूं। इजिप्ट जो है अफ्रीकन कंट्री है और इसके आसपास जैसे मैंने कहा आप सी जरूर याद रखें। रेड सी है ये आपका मेडिटेरियन सी है, ये आपका ब्लैक सी है और ये आपका कैस्पियन सी है। तो इन सभी की लोकेशन जो है आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। सलेम सागो को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? सलेम सागो हैज गॉट जीआई टैग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये आपका साबूदाना इसको बोलते हैं, ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो तमिलनाडु से संबंधित है और जीआई टैग का क्वेश्चन है। तो सितंबर में अभी तक जो जीआई टैग मिले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सलेम सागो तो तमिलनाडु से रिलेटेड हो गया। उसके अलावा चोकुआ चावल असम से रिलेटेड है। भादरवा राजमा और रामबन सुलई शहर ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। और रायगढ़ साल और काला जीरा चावल जो मैंने आपको कल बताया था ये ओडिशा से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप जरूर इसको नोट कर लें। क्वेश्चन 10, किस राज्य ने राज्य स्थापना दिवस के रूप में पोइला बैसाख पर एक प्रस्ताव पारित किया है? दिस स्टेट हैज पास्ड ए रेजोल्यूशन ऑन पोइला बैसाख एज स्टेट फाउंडेशन डे। तो पोइला बैसाख को जो है स्टेट फाउंडेशन डे मनाने का जो है रेजोल्यूशन जो है प्रस्ताव जो है वेस्ट बंगाल की असेंबली ने पास किया है। इसके बारे में डिटेल आपको बता देता हूं। नियम 169 के तहत पेश किया गया था प्रस्ताव जिसमें पोइला बैसाख को बांग्ला दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव करता है। पोइला बैसाख जो है आपका 15 अप्रैल को पड़ता है। तो 15 अप्रैल को वेस्ट बंगाल जो अपना फाउंडेशन डे मनाएगा। और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्र टैगोर की उत्कृष्ट कृति बंगलार माटी बंगलार जोल, बंगलार की मिट्टी बंगाल का पानी को आधिकारिक राज्य गीत घोषित करने की मांग करता है। तो दो फैक्ट इससे आप याद रखें। एक तो पोइला बैसाख जो है बांग्ला दिवस के नाम से इसको मनाया जाएगा, 15 अप्रैल को पड़ता है। उसके अलावा जो बंगाल का आधिकारिक राष्ट्रीय गीत जो है वो बनेगा बंगाल की मिट्टी बंगाल का पानी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। अब हम रिवाइज करेंगे 8 सितंबर के करंट अफेयर। सबसे पहले किस देश ने अपना चंद्रमा मिशन जिसका नाम मून स्नाइपर है लॉन्च किया? तो ये आपको बताया था कल भी, जापान ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन 2, किसने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है प्रयागराज पुलिस ने। क्वेश्चन 3 है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। और इसका थीम था इस बार परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों के लिए नींव का निर्माण करना। क्वेश्चन 4, 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है जहां पे 43rd आसियान सम्मेलन हुआ है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। वहीं पे 20वां इंडिया आसियान सम्मेलन भी हुआ। किस कंपनी ने दुनिया का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है हैदराबाद की फर्म ग्रीन रोबोटिक्स ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने मालवीय मिशन शुरू किया है? मालवीय मिशन क्या है? ये टीचर्स को जो है ट्रेनिंग देने का एक मिशन है जो कि
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया है। भारत के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, ये भी आप याद रखें। रायगढ़ साल और काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोनों के दोनों आपके ओडिशा से संबंधित है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसने जीता है? तो मिस इंटरनेशनल इंडिया जो है प्रवीणा अंजना ने जीता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी जो है माधुरी पटेल, इन्होंने मिसेस यूनिवर्स इंडिया जीता है। प्रियांश सेन ने मिस इंडिया अर्थ जीता है। ये तीनों जो है आप याद रखें, ये हाल ही के विनर्स हैं। किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित किया है? तो इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मेडिकल शिक्षा में सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए कितना आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 10% आरक्षण मिलेगा। जो बच्चा शुरू से लेके एंड तक सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा उसको जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें 10% का आरक्षण दिया जाएगा। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था किस देश ने अपना चंद्रमा मिशन जिसका नाम मून स्नाइपर है लॉन्च किया? इसका आंसर जापान है, आपको मैं बता चुका हूं। आज के वीडियो का क्वेश्चन है जटायु क्रूज हाल ही में किस नदी में लॉन्च किया गया था? जटायु क्रूज वाज रिसेंटली लॉन्च इन विच रिवर? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। सारे पीडीएफ मैं अपने चैनल पे जरूर डालता हूँ, इस वाले को भी डाल दूंगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।